उनके पास दो दो भुजाएं हैं मित्रों, लेकिन उसके हाथ में हुनर नहीं है, उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट है। और ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जिसको लगता है कि सर्टिफिकेट आ गया ना सब आ गया। यूपीए सरकार को जब आप बोलने चले कि आप इसके अंदर बढ़ा करके करिए, तो आपको अपनी गुजरात की भी जवाब देना पड़ेगा कि वो 14 नंबर पे क्यों है, वो 13 स्टेट्स के नीचे 14वें पे क्यों है। गेटिंग नाउ आउट ऑफ बैग। नमस्कार, बड़ी खबर में चुनावों से पहले गर्माती राजनीति। बीजेपी 11 अगस्त को हैदराबाद में रैली करने जा रही है। खास ये कि यहां उनके स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और अगर आपको उन्हें सुनना है तो इसके लिए 5 रुपए आपको देने होंगे। जी, अब तक नेता रैलियों में लोगों को जुटाने के लिए पैसे देते थे, लेकिन अब बीजेपी मोदी के नाम पर पैसे ले रही है। पैसे ले भी लिए हैं और ये सारा पैसा उत्तराखंड में राहत के लिए भेजे जाएंगे। तो आज कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। नरेंद्र मोदी के कल के भाषण पर कांग्रेस ने आज चुप्पी तोड़ी है। एक बार पर कांग्रेस के अजय माकन ने आंकड़ों से जवाब देने की पूरी कोशिश की। शिक्षा पर, मोदी के ज्ञान पर कांग्रेस ने कहा कि गुजरात देश के मुकाबले, पूरे देश के मुकाबले इस क्षेत्र में 14वें स्थान पर है। शिक्षा दर में जो जेंडर गैप है उसके मानक पर वो 18वें स्थान पर आता है। कई और मानकों में गुजरात पीछे है। यूपीए के शासन में 17 से बढ़कर 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए। मोदी ने कहा था कि यूपीए ने शिक्षा को मनी मेकिंग मशीन बना दिया है। दूसरा एक और जो मुद्दा था, मोदी ने कॉमनवेल्थ खेलों के घपले को उठाया और कांग्रेस से पूछा था कि राष्ट्रीय खेलों में, लेकिन कांग्रेस ने आज उनसे पूछा कि राष्ट्रीय खेलों में जो 1000 मेडल मिले उसमें गुजरात को सिर्फ 7 क्यों मिले, चंडीगढ़ को भी 10 मिल गए थे। मोदी ने कहा सरकार भूख के नाम पर बिल फहरा रही है, तो इस पर कांग्रेस ने आज कहा कि देश भर में जो मिड डे मील है, गुजरात में अगर उसके आंकड़े देखें तो 94.2% पहुंचा है ये पूरे देश में, लेकिन गुजरात में सिर्फ करीब 90% ही पहुंच पाया है। मोदी ने कहा था कि अगर सरकार से गंभीर सवाल पूछो तो वो धर्मनिरपेक्षता के बुर्के के पीछे छुप जाती है। इस पर आज कांग्रेस का जवाब था कि सांप्रदायिकता के नंगेपन से धर्मनिरपेक्षता का बुर्का ज्यादा बेहतर है। सांप्रदायिकता देश को तोड़ता है और धर्मनिरपेक्षता देश को जोड़ता है। अगर हम बीजेपी के चुनावी एजेंडों की बात करें, 1999 में जब बीजेपी सहयोगियों के साथ 270 सीटों के साथ जीती थी, तब कारगिल पर जीत, वाजपेयी सरकार की कश्मीर पॉलिसी, जिस तरह से पूरे मामले को हैंडल किया गया, 2 सालों का आर्थिक विकास और आर्थिक वित्तीय कुछ सुधार थे, वो उनकी अहम भूमिका थी। फिर बीजेपी को 2004 का इंडिया शाइनिंग का हश्र याद है। तो आज जो हम सवाल उठा रहे हैं, इस बार चुनावों से पहले बीजेपी की कैंपेन किस ओर बढ़ती हुई दिख रही है। तो सवाल है, क्या अगले चुनाव धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर लड़े जाएंगे? और बड़ा सवाल यह है, मोदी के भाषण क्या सिर्फ सपनों का जाल है? देश आजाद होने के बाद अगर हमने हमारी इस महान परंपरा को फिर से उजागर करने के सपने देखे होते, आधुनिक शिक्षा की ओर हमने करवट बदली होती, विश्व की आधुनिक शिक्षा को ग्राह्य करने का हमने सोचा होता, तो 60 साल के इतिहास में हम बहुत कुछ कर सकते थे मित्रों। तो 2011-12 में गुजरात के टोटल बजट में से एजुकेशन के लिए उन्होंने सिर्फ 13.9% खर्च किया और पूरे देश के अंदर उसकी रैंकिंग थी 14वां नंबर, 14th। तो भाई जब आप यूपीए की सरकार को नसीहत देने चले कि आप इंप्रूव करिए, यूपीए सरकार को जब आप बोलने चले कि आप इसके अंदर बढ़ा करके करिए, तो आपको अपनी गुजरात की भी जवाब देना पड़ेगा कि वो 14th नंबर पे क्यों है, वो 13 स्टेट्स के नीचे 14वें पे क्यों है। कॉमनवेल्थ गेम की बात अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे। कितना देश का नाम बर्बाद कर दिया, और फिर भी न इनको कोई संकोच है, न कोई शर्म है, कुछ नहीं है। देश के अंदर किस तरीके से ओलंपिक मेडल आने चाहिए उसका आप ज्ञान सबको दे रहे हैं, और आपका अपना स्टेट नेशनल गेम्स के अंदर 0 मेडल लेकर, 0 गोल्ड मेडल लेकर के आता है, बावजूद इसके कि गुजरात के लोग खेलों के प्रति बेहद रुचि रखते हैं और अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं, फॉलो करते हैं। कांग्रेस ने तय किया है
कि गरीब की थाली में चपाती दे पाए या न दे पाए, रोटी सब्जी दे पाए या न दे पाए, कम से कम एक कानून का कागज तो पकड़ा देंगे, उसकी थाली में परोस देंगे, शायद उसका पेट भर जाएगा। वो दो चीजें भूल जाते हैं। एक तो जब यूपीए के कार्यकाल की बात वो करें तो साथ में अपने एनडीए के कार्यकाल के दौरान उस डेवलपमेंट के बारे में क्या था उसके भी बारे में रिसर्च जरूर करें। और दूसरा, गुजरात में उनकी, जहां पे खुद वो मुख्यमंत्री हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी, कल मोदी साहब कह रहे थे कि इतने % होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, तो एनडीए के दौरान वो मात्र 1.67% था। और हम लोगों के टाइम के ऊपर 11th प्लान जो सारा का सारा हम लोगों ने खर्च किया, उस टाइम पे बढ़ करके वो 4.02% हो गया। जब जब कांग्रेस संकट में आती है तो वो समझती हैं, क्या करती हैं, देश की जनता को जवाब नहीं देते हैं, देश के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, देश की जनता तक सच्चाई पहुंचाने के इरादे नहीं रखते हैं। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं और सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन करके बंकर में छिप जाते हैं। सांप्रदायिकता के नंगेपन से कहीं बेहतर है धर्मनिरपेक्षता का बुर्खा। सांप्रदायिकता देश तोड़ता है, धर्मनिरपेक्षता देश को जोड़ता है। तो हमारे देश की दो बड़ी पार्टियां किस ओर इनका चुनाव से पहले एजेंडा बढ़ रहा है, वही हम समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। अर्जुन मोटवाडिया जी, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष, सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, साबिर अली, सांसद जेडीयू, प्रोफेसर विवेक कुमार, समाजशास्त्री, और आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी, आप बीजेपी से हैं, प्रवक्ता हैं। पहला सवाल आपसे, कल नरेंद्र मोदी का भाषण था, आज कांग्रेस ने तमाम तर्कों के बात जवाब देने की कोशिश की है। क्या बीजेपी संतुष्ट है जिस तरह से कांग्रेस ने सारा अपना जवाब रखा सामने? एक बिंदु पर तो हम लोग थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं कि इन्होंने सांप्रदायिकता से हटकर कम से कम विकास के मुद्दों के ऊपर बहस तो लाए। मगर जो आज जवाब दिया है उसके 3 डायमेंशन देखिए। एक होती है दृष्टि, विजन, और एक दूसरी होती प्रवृत्ति, आपकी टेंडेंसी। दृष्टि में अंतर देख लीजिए। कल मोदी जी ने क्या कहा, गुजरात से तुलना चीन की। ये क्या कर रहे हैं, राज्य से एक केंद्र सरकार एक राज्य से तुलना कर रही है। विजन की संकीर्णता आप देख लीजिए कि हम दुनिया की नंबर 2 की पावर से तुलना कर रहे हैं और वो एक राज्य के अंदर की तुलना कर रहे हैं। दूसरा, आप टेंडेंसी देखिए। ये भारत के संवैधानिक ढांचे में जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें पहली बार केंद्र सरकार ने एक बहुत गंभीर और आपत्तिजनक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो क्या है, एक राज्य के साथ ईर्ष्यात्मक प्रतिद्वंदता, ए जेलस राइवलरी ऑफ ए सेंटर विद ए स्टेट। अभी तक राज्यों के बीच में प्रतिद्वंदता की खबरें आती थी, मगर केंद्र एक ईर्ष्यात्मक पूर्वाग्रह के साथ आकर एक राज्य के विरुद्ध प्रतिद्वंदता की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये राष्ट्र के संवैधानिक ढांचे के लिए इन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ईर्ष्या की जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल गुजरात का अहम भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ये कंपैरिजन हम गुजरात की बार बार उनके भाषण में था, पूरे देश की बात करते थे, पूरे देश पे जो कांग्रेस की नीतियां, यूपीए की नीतियां, उसकी आलोचना हो रही थी, लेकिन बाद में फिर बाद में उदाहरण, एक बहुत बेहतरीन उदाहरण वो बार बार गुजरात के नाम पर दे रहे थे। देखिए, मोदी जी इस समय 2 भूमिकाओं में हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन। तो वो दोनों दृष्टियों से अपने विचार रख रहे हैं। मगर माकन जी तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, सत्ताधारी दल के, वो कौन सी दूसरी भूमिका थी जो एक राज्य के साथ प्रतिद्वंदता कर रहे हैं। तीसरा, मैं एक और अंतिम इसमें निष्कर्ष कहूंगा, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसका निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट और विशिष्ट है। अभी तक यह राजनीति चलती थी कांग्रेस बनाम गैर कांग्रेस। अब जिस ढंग से अटैक हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि अब भारत की राजनीति के केंद्र में कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी आकर स्थापित हो गई है। अब सारी राजनीति भाजपा बनाम गैर भाजपा की तरफ जा रही है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि 20वीं सदी कांग्रेस की थी, 21वीं सदी में भारत की राजनीति के केंद्र में हम होंगे, वह लक्षण अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, मोटवाडिया जी, नरेंद्र मोदी के भाषण ने आज कांग्रेस को अपने डिफेंस में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तर्क पर तर्क जवाब देने को मजबूर कर दिया।
देखो, फेंकू टेक्नोलॉजी लंबे अरसे तक नहीं चलती है और नरेंद्र मोदी जी ने फेंकू टेक्नोलॉजी से ही गुजरात में बहुत बड़ा भारी विकास हुआ है। ये बात बार बार कही, एक दफा नहीं, और हमने बार बार गुजरात में से उसको तो चैलेंज दी है कि एक दफा ये मॉडल जिसकी बात करते हैं आप विधानसभा में उसकी चर्चा करिए। लेकिन 12 साल में नरेंद्र मोदी जी 12 दफा भी नहीं बोले और एक दफा भी उन्होंने कांग्रेस के जो आरोप लगाते थे, गुजरात के जो पब्लिकेशन थे गुजरात सरकार के, उस पब्लिकेशन के आधार पर हम चैलेंज करते थे, वो कभी उसका जवाब नहीं देते थे। लेकिन आज पुणे में उन्होंने, जो पुणे के युवा श्रोता थे उनके सामने जब झूठ बोला और ये कहा कि भाई आप सर्टिफिकेट लेकर दिल्ली में जाते हैं तो आपको रोजगारी नहीं मिलती, लेकिन गुजरात में तो 10 लाख सर्टिफिकेट वाले शिक्षित युवा बेकार हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप कहते हैं कि यहां रिसर्च में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, भारत में ये एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन गुजरात में जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट है उसमें तो आपकी प्रतिशत, जो आपका रैंक माना जाए, वो 14 नंबर पे है। आपके पास टाटा को 33,000 करोड़ रुपीस नैनो कार बनाने के लिए, जैसी तरह नरेंद्र मोदी उसमें एक साझेदार है, ये सब बातें अभी हाल में गुजरात में चुनाव हुआ है, तीसरी बार जो सत्ता की कमान है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में आई है। क्यों कांग्रेस मौका चूक जाती है? अगर नरेंद्र मोदी पुणे में जाके भाषण देते हैं, कुछ ठोस आरोप लगाते हैं यूपीए सरकार पर, क्यों वो उस मौके का फायदा उठाते हैं और सत्ता में जो 9 साल से पार्टी है वो इस तरह के आरोप नहीं लगा पाती, या वो अपने डिफेंस में बाद में आकर जवाब देती है? देखो, नरेंद्र मोदी के आने के बाद भाजपा की सीट 127 थी, उसमें से कम होकर 117 हो गई, 117 हो गई, और हमारे कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें थी पार्लियामेंट की। मोदी जी के आने के बाद हमारी सीट बढ़कर 12 हो गई। दूसरी बात कही करप्शन की उन्होंने कि वहां घोटाला हुआ, लेकिन ये जो कॉमनवेल्थ घोटाले वाले तो जेल में गए, लेकिन मोदी के एक मंत्री जी जिनको 3 साल की कन्विक्शन हुई है वो आज मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। तो जवाब अजय माकन जी ने, मैं उसको धन्यवाद करता हूं कि जिस आंकड़े लेकर उन्होंने मेहनत करके हमारे पास से भी आंकड़े लिए और जिस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है उसकी तो जो मोदी जी का प्रवचन था उस पर एक जाहिर में पब्लिक डिबेट के लिए वो तैयार है उसके लिए। ठीक है, प्रोफेसर विवेक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ही आंकड़े लेकर वो सारे सेक्रेटरी को लेकर आए और हमारे साथ बात करें, लेकिन कभी बात नहीं करेंगे। वो तो मीडिया में जहां लाइव चल रहा है, कैमरे को देखकर वो पागल हो जाते हैं। चाहे वो मुंबई का जो 26/11 का मामला हो, उस समय भी ताज होटल में बाहर कैमरे खड़े थे और वहां जाकर राजनीति कर दी। यहां बच्चों के सामने, युवाओं के सामने राजनीति कर दी। राजनीति करनी है तो विधानसभा और पार्लियामेंट में करें, जहां सच्चाई का सामना उनको करना पड़ता है। ठीक है, कभी नहीं करें। सुधांशु जी, कांग्रेस का आरोप है कि प्लेटफॉर्म सही नहीं था। देखिए, जो इन्होंने आंकड़े की बात कही, मैं तो सिर्फ एक लाइन में बताना चाहूंगा कि जब इन्होंने सत्ता छोड़ी थी 1998 में, तो विकास दर 4.5 से 5% थी। हमने जब सत्ता छोड़ी 2004 में तो उसे 8.5 पहुंचाया। आज इनकी सत्ता फिर आई है, फिर 5% पे ले आए। और आज ही अर्जुन मोढवाडिया जी, जो आई है इन्फ्लेशन की रेट, फल और सब्जियों की इन्फ्लेशन रेट 16% है। जब हमने छोड़ा था 2004 में तो 3.77% थी। आंकड़े तो साफ दिख रहे हैं कि किसकी ग्रोथ कहां थी। और गुजरात पिछले 10 वर्षों से लगातार 10% से ऊपर ग्रोथ रेट है। और यही नहीं, भाजपा शासित सारे राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सुधांशु जी, कई सवाल आऊंगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर आप कैसे आंकड़े जो कांग्रेस का आज का जवाब है, तो कम से कम ठीक कर लीजिए। जी, साबिर अली साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कि 10% एबव है। त्रिवेदी जी को बोलिए कि अभी 9.6 से 10 के नीचे हैं, और जब वो चीफ मिनिस्टर बने उस वक्त 10.8 था, तभी तो जीडीपी कोई जानता भी नहीं था। तो ये कौन सा ग्रोथ होगा? ग्रोथ हो गया सिर्फ 3 लोगों का। एक अदानी का जो 300 का उसका बैलेंस शीट था, वो 1 लाख करोड़ चला गया। ये पूरा देश जानता है। और इस तरह की ग्रोथ आपको है तो मुबारक हो। उस गरीब जहां था वहीं रह गया, और 4 लोग कहां से कहां चले गए। उनकी ये ताकत होगी कि देश की हर चीज वही चला रहे हैं।
तो ऐसा अगर ग्रोथ हो और ये मॉड्यूल हो तो ये मॉड्यूल तो आपको मुबारक हो, ये देश को नहीं चलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं देश को नहीं चलेगा, लेकिन प्रोफेसर विवेक कुमार, आप कैसे आंक रहे जो आज कांग्रेस ने जवाब दिया नरेंद्र मोदी के कल जो वार थे उस पर? देखिए, इसको जो है आप दो पैराडाइम में देख सकते हैं कि दो राष्ट्रीय पार्टी अपना एजेंडा सेट करना चाह रही हैं 2014 के चुनाव के लिए। अब वो आते हैं अपना एजेंडा लेकर के कि हम सबको खाना देंगे, तो फूड सिक्योरिटी बिल लेकर के उसके माध्यम से वो करना चाह रहे हैं, लेटेस्ट जो उनका एजेंडा है। लेकिन भाजपा का एक एजेंडा है जो लगातार चल रहा है, और वो है व्यक्तित्ववादी राजनीति के माध्यम से एक व्यक्तित्व को राष्ट्र की राजनीति में आच्छादित करना और स्थापित करना। मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं हद तक कुछ कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिवादी राजनीति और छलावे और जिसे कहना चाहिए बड़े लच्छेदार भाषण वो दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को और ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। जो जो भाषण दिए ये बहुत कुछ कह गए उसके अंदर। केवल एक वानगी में देना चाहूंगा कि कल मोदी साहब ने पहली बार अपना चरित्र दिखाया और उन्होंने कहा 1200 वर्ष की गुलामी। 1200 वर्ष की गुलामी, इसका मतलब आप जो है गुलामी कुछ लोगों के आक्रमण से ले रहे हैं, सीधे सीधे कॉमनल एजेंडा वो सेट कर रहे हैं, बुर्का शब्द यूज करते हैं, वो एक सब्जेक्ट वहां पर स्थापित करने चाहे, उन्होंने पुनः चुना। तो ये कुछ इवेंट मैनेजर्स के माध्यम से बाकायदा जो सोची समझी, उन्होंने ट्विटर और उन्होंने फेसबुक का भी एग्जाम्पल लिया, और जब वो बोल रहे थे तो बड़ा विरोधाभासी बोल रहे थे। एक तरफ तो कह रहे थे कि मैं यूथ से बड़ा मुखातिब हूं, यूथ के अंदर जलती हुई भावना है, धारणा है और वो कुछ करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो खुद उनका उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं। तो ये विरोधाभासी, अगर यूथ इतना कारगर है तो फिर आपको छोड़ देनी चाहिए गद्दी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को और ज्यादा होमवर्क करना है, और उनके भाषण को केवल इन डेवलपमेंटल आंकड़ों के लिए नहीं, बल्कि उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो विचारधारा है, उस पर भी उनको ठीक से अटैक करना पड़ेगा। आलोक जी, आप कैसे आंक रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से एक बाकायदा उनका हिंदू राष्ट्रवाद उन्होंने कहा शुरू में, उसके बाद जिस तरह से और भाषा, एक इंटरव्यू दिया राइटर को, क्योंकि राष्ट्रवाद यही होता है कि देश के बाहर लोगों को इंटरव्यू दें। वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी वही करते हैं, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोहन भागवत भी अंग्रेजी पत्रकारों को जब बोलते हैं बाद में उसको संशोधित करते हैं। तो एक तो ये है कि हम देश का नेतृत्व लेने जा रहे हैं, ये मैसेज साथ में दे रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की जो बातें आ रही हैं, मुझे लगता है कि एजेंडा बदला जा रहा है। यदि विकास का एजेंडा होता, आंकड़ों की बात ललित माखन करें या सुधांशु जी करें, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों को प्रैक्टिकली कहाँ मिलना है? 9% और 2% ये सब कितने फर्जी आंकड़े हैं योजना आयोग के, ये मेरा ख्याल है साबिर अली जी भी मानेंगे और शायद सुधांशु जी भी मानेंगे। योजना आयोग के आंकड़े बहुत ही गलत सलत होते हैं, उस पर न जाएं। तो देश को चुनावी एजेंडे में आप जो लोगों को रोटी कपड़ा मकान, जो कभी किसी समय में बीजेपी भी कहती थी, उस एजेंडे से हट करके फिर से मंदिर, सांप्रदायिकता, मुस्लिम विरोध, इन सबको बढ़ाने की कोशिश यदि मोदी जी करते हैं, और कांग्रेस के पास स्ट्रांगली जो करना चाहिए, जो मैं समझ रहा हूं, जो विवेक जी भी कह रहे हैं, जो उनके पास एजेंडा, खाली सेकुलर कहने से नहीं होता, उसको कैसे वो करेंगे? आशय निकालें। प्रोफेसर विवेक कुमार कह रहे हैं लच्छेदार भाषण, कांग्रेस को और रिसर्च करनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं भी कांग्रेस को और इसमें देखना चाहिए था। तो नरेंद्र मोदी के जो भाषण है, चाहे वो लच्छेदार आप कह दें या जिस तरह से हमने कहा सपनों का जाल बुनते हैं, लेकिन क्यों उसमें लोग सुन रहे हैं? क्यों उनके, जैसे मैंने हैदराबाद की खबर क्यों दिखाई पहले की शुरुआत में कि 5 रुपए नरेंद्र मोदी का भाषण अगर आपको सुनना है 5 रुपए देने होंगे। पहली बार सुन रही हूं मैं कि कोई नेता भाषण दे रहा है तो आप सुनने के लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। उसमें नहीं, बात ये लोकप्रियता की बात, क्यों सुन रहे हैं लोग? क्यों? ये सत्य स्थापित कैसे होगा कि लोगों ने 5 रुपया दिया? हमने इवेंट मैनेजर के साथ एक एडवर्टाइज कर दी हमने कुछ, अब हम उसको क्या सत्यापित कर पाएंगे कि 5 रुपए दिए या नहीं दिए, कितने लोगों ने दिए, कैसे, और वो किस तरह इकट्ठा हो रहा है, क्या पता खुद अपने आप दे दें हम लोग। चलिए, ये भी प्रोपेगेंडा का तरीका आप ये कह मानना है कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकप्रियता जो आप कह रहे हैं, यदि आप बहुत भावुकता से आप देखिए, चाहे मंडल आंदोलन हो या मंदिर आंदोलन रहा, इस तरह के भावना में, मैं इसलिए उस मुद्दे पर बात कर रहा हूं कि चुनाव में आप ऐसे भावनात्मक मुद्दे से लेकर के जो जनहित मुद्दे हैं उसको गौण कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी ये है कि लोग भड़के और उसके बाद वोट दे दे, भावना में बह करके। बाद में उठाना चाहती हूँ सुधांशु जी, मेरा सवाल
आपसे अब ये है, जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी ने गुजरात की छवि पेश की और शिक्षा जो परंपरा से उन्होंने जोड़ा, हमारे देश की, भारत की सभ्यता परंपरा को जोड़ा। आरटीआई के कांग्रेस के द्वारा ये मनीष दोषी हैं, स्टेट टेक्निकल एजुकेशन इलेक्टोरेट की तरफ से जो जानकारी मिली है कि 70% टीचिंग पोस्ट इन 16 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड 25 डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स आर वेकेंट, वो खाली पड़ी हुई हैं। अब अगर आंकड़े 75% ऑफ प्रिंसिपल्स पोस्ट, 90% प्रोफेसर्स, 73% लेक्चरर्स, इन आंकड़ों को हम क्या, आंकड़े तो हम लोग भी दे सकते हैं, अब आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे क्यों? शिक्षा के नाम पर क्यों इन सपनों का जाल, कैसे समझें इसे? देखिए, जो टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बहुत भारी मात्रा में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आंकड़े ले लीजिए ना, पूरे भारत में कितने खाली पड़े हुए हैं, तब उसके बाद इस पे बात करिए। आंकड़ों के अंदर जाने की बजाय आप मुद्दों की तरफ देखिए। जैसा आलोक मेहता जी ने भी कहा, अगर आप देखें तो उन्होंने एक बहुत शिक्षा के नजरिए से एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा हम मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन नहीं चाहते हैं। ये एक बड़ा सिविलाइजेशनल इशू है, ठीक है, कि भारत अगर 21वीं सदी में बढ़ेगा, क्या हो गया अगर वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में अंतर क्या है? हाँ, मैं अंतर अभी आपको एक उदाहरण से बता रहा हूं। आज से 50 साल पहले बताइए उसकी। हाँ, उदाहरण बता, बिल्कुल उदाहरण के साथ बता रहा हूं। आज से 50 साल पहले जब खेती की जाती थी तो क्या कहा जाता था? गाय के गोबर से कोई खेती होती है? अरे मैकेनाइज फार्मिंग और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करो। ठीक 50 साल के अंदर आपने कहना शुरू किया ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ करो। ये हमारे यहां परंपरा से था, ये कॉलोनियल माइंडसेट था जिससे घबरा कर हम मैकेनाइज फार्मिंग की तरफ भागे थे। जब हम आयुर्वेद की बात करते थे 1950 के दशक में, जवाहरलाल नेहरू ने एक भी आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट नहीं बनाया रिसर्च का। तब क्या कहते थे? नीम हकीम खतरा है जान। आज क्या कहते हैं 50 साल के अंदर? और अटल बिहारी वाजपेयी को जब अपने घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ा तो उनको एलोपैथी याद है। और अटल बिहारी वाजपेयी को सुनिए सुधांशु जी, अगर मॉडर्नाइजेशन था, सुन लीजिए, अगर 50 से जवाहरलाल नेहरू भाई अध्यक्षता में रूस की नकल की और 1990 के बाद मनमोहन सिंह जी के नक्शे कदम पे चल के अमेरिका की नकल की। अब 21वीं शताब्दी में दोनों की नकल से बाहर आइए और भारत की जो इनहेरेंट क्षमता है उसको लेकर आगे बढ़िए। यह मॉडर्नाइजेशन है, पश्चिम का अंधानुकरण नहीं। क्या मॉडर्नाइजेशन का मतलब आप जो बता रहे हैं वो केवल और केवल इसे कहना चाहिए जब वहां से एक टेक्नोलॉजी ले आते हैं तब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। आपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एक भी डेवलप की हो तो आप बताइए गुजरात में कुछ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हो? एक यूनिवर्सिटी गई, आप उसको तो लैंड दे नहीं पाए। आप बता रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर देंगे, ये लच्छेदार भाषण नहीं और क्या है? जी नहीं, मैं प्रोफेसर विवेक कुमार से कहना चाहूंगा, वो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। यदि हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हल्दी का पेटेंट हमने कैसे जीता? अच्छा, हमने आयुर्वेद में अपना जो एस्टैब्लिश ज्ञान था उसके बेस पे हल्दी का पेटेंट जीता। और आज के भाषण में मैं फोकस कर रही हूं। मोटवाडिया जी, मैं आ रही हूं। सुधांशु, एक सवाल और। मैं एक छोटा सा सवाल सुधांशु, नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाओ, कांग्रेस का 60 साल पुराना नारा है, उसकी बात की, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं कि गोवा में जो पेट्रोल महंगाई की बात आप लोग कर रहे हैं, गुजरात का हमेशा उदाहरण सामने रख रहे हैं। जब गोवा में जो वैट है पेट्रोल पर 0.1% है और गुजरात में 23% है, अगर वाकई में महंगाई की इतनी चिंता है और गुजरात का पूरा डेवलपमेंट की उनको चिंता है, क्यों नहीं वहां पे वैट को वो कम कर देते? क्यों नहीं गुजरात के जो लोग हैं उनको और उनको सहूलियत देते? फिर इसमें दो चीजें हैं जी। पहली चीज तो ये देखिए, हर राज्य की अपनी अलग अलग स्थिति होती है। गोवा छोटा राज्य है और वहां पर वो ये अफोर्ड कर सकते हैं, टूरिज्म से जो उनके पास इनकम है, वहां एंट्री पर भी टैक्स है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप पहली बात तो ये देखिए, एक राज्य से दूसरे राज्य की तुलना कर रहे हैं। दूसरा, हमारी सरकार है गोवा में, उसने जो अच्छा काम किया उसका कोई क्रेडिट नहीं है, बल्कि उसके आधार पर एक दूसरी सरकार की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने की मनोवृत्ति। क्यों कल नरेंद्र मोदी ने पूरे गुजरात को अलग रख देते हैं पूरे देश से? यही हम समझने की बात करें, तभी मैं तुलना दे रही हूं, क्योंकि गुजरात के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी जिंदगी और बेहतर हो जाए, वैट अगर कम हो। आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं? अगर वो अलग कर रहे हैं तो ये मैं दो उदाहरणों से देना चाहूंगा। राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात की तारीफ की थी कि नहीं की थी 2008 में, और उसी अमेरिका ने जिसने की वीजा रिजेक्ट किया और जिसकी की बहुत तालियां बजाकर स्वागत किया गया तथाकथित सेक्युलरवादियों के द्वारा, उसी अमेरिका की यूएस कॉग्निशनल रिसर्च सर्विस ने 2011 में अपनी रिपोर्ट में गुजरात की बेकार प्रशंसा की। सुधांशु जी, एक बात और देखिए, आप जिस तरह से इससे जब कहा जाता है कि मनी मेकिंग मशीन है कॉलेजेस, आप देखिए भाजपा शासित राज्यों में कितने बड़े पैमाने पर आपने ऐसे निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को मान्यता दी। आधे उसमें से कई फ्रॉड कर रहे हैं।
जिनकी मिनिमम 7 और 8 लाख रुपया वो मांगते हैं कहीं भाजपा शासित राज्यों में। अच्छा, दूसरा आप कह रहे हैं कि केंद्र से तुलना मत करिए, लेकिन अडवाणी जी ने भी जब मध्य प्रदेश में तारीफ किया, छत्तीसगढ़ की तारीफ प्रणब मुखर्जी जैसे नेता कर चुके हैं, करते हैं, तब कहीं भी आपके नेता वो कहीं नहीं बोलते कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में अच्छा काम हुआ। आप चाहते यही हैं कि यूपीए वर्सेस गुजरात हो जाए। ये जो राजनीति है, क्या ये बेहतर है? आप क्यों नहीं उनकी तुलना करते हो? मनी मकी मशीन पर आपने कहां रोक लगाई? सबसे ज्यादा भाजपा के, आपको मैं डॉक्यूमेंट दे सकता हूं, जो फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग ऐसे यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, उनको मोदी जी और राजनाथ जी कोई उनको रोक नहीं लगाते। उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं, आपके लखनऊ कानपुर में चल रहे हैं, राजस्थान में चल रहे हैं। वसुंधरा जी की दी हुई जमीन 200 एकड़ जमीन दे रखी है आपने, और उसके बाद वो उसका मुनाफा कमा के विदेशों से पैसा दिला रहे हैं, और आप यहां पर मोदी जी कह रहे हैं कि यूपीए कर रहा है। अरे आप अपने गिरेबान में झांकिए, आप लोगों ने शिक्षा को कितना बड़ा धंधा बनाया। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, संस्कार भारत, इन सबको कलंकित कर दिया है भाजपा शासित राज्यों में। आदरणीय आलोक मेहता जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात मैं बताऊं, वहां तो अजीत जोगी ने भी लूटा था, अजीत जोगी ने भी बहुत किया था, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी ने किया था, आप उसको पालन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हमारी गवर्नमेंट ने आने के बाद उसको समाप्त किया और उन सारे विश्वविद्यालयों को स्ट्रीमलाइन किया है। शिक्षा में राज्यों में क्या अनेक प्रयास किए गए हैं। और अगर आप उसके भी डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो पूरे भारत की तस्वीर लाइए। चलिए, आपने जवाब दिया सुधांशु। कितने कांग्रेस के नेताओं के खुद इंजीनियरिंग कॉलेजेस। बिल्कुल। मोटवाडिया जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, बने रहिए बड़ी खबर के साथ।